प्यारे बच्चों, सीखने की दुनिया में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज बच्चों आपका ये जो प्रतियोगिता हुआ था, ठीक है, भारतीय ज्ञान प्रतियोगिता, इसमें हम लोग आपके 9th और 10th का जो सेट था, इसमें आपका आंसर की रहेगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए हो, आपका कितना क्वेश्चन सही है, कितना क्वेश्चन गलत है, आप इसके माध्यम से बहुत अच्छे से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, कितना गलत किया है, आपका कितना मार्क्स बनेगा, जो कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्क्स था, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता होगा। तो जितने बच्चे ने आपने आंसर किया होगा, तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। अपने आंसर को मैच कर लीजिए, आपने कितना आंसर सही किया, कितना गलत किया है। और सबसे पहले मेरे बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो बहुत अच्छे से आप तैयारी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल कर सकते हो। और विश्वास दिलाता हूँ मेरे बच्चों, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। जा करके बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं क्लास 9 और 10 के, आप सभी उनको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लगातार आप ऑनलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री अभी आप क्लास चल रहा है, ठीक है। बोर्ड की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ से क्लास 9 और 10 का पहला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे आप सबके सामने ही कह रहा मेरे बच्चों कि यहाँ से पहला क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन पहला ऑप्शन दे रहा अंडाशय द्वारा, दूसरा दे रहा पुतकिया द्वारा, कार्पस द्वारा, लुटियम द्वारा और गर्भाशय द्वारा। तो मेरे बच्चों अगर आपने ध्यान रखना होगा तो एस्ट्रोजन जो होता है ये अंडाशय द्वारा इसका उत्पत्ति होती है, अंड द्वारा होता है। अगर आपने ए ऑप्शन लगाया है तो आपका बिल्कुल आंसर सही है, ध्यान रखना। तो ए पहले का ए ऑप्शन होगा बिल्कुल। अगर आपने आंसर बिल्कुल सही लगा रखा है तो आपका झिंगा लाला हो गया, ध्यान रखना। क्या हो गया? झिंगा लाला हो गया मेरे बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अस्थि के आधार पर द्रव्य ओशिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। द्रव्य ओशिन में कितने प्रतिशत यहाँ पे आपके पास प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, बच्चा ध्यान रखना। तो समथिंग में यहाँ पे आपको ध्यान रखना 62%, जो कि समथिंग में 60 से लगभग 70% के बीच में होता है। तो 60 से 70% के बीच में आपका 62% है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल होगा, दूसरे का सी ऑप्शन होगा अगर आपने दिया होगा। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना, मक्का के पत्ती जो होते हैं सिर्फ सफेद सफेद कलर हो जाते हैं, किसके कमी से होता है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, जिंक की कमी से, ध्यान रखना जिंक की कमी से जो आपके पास मक्का होते हैं, ठीक है, उसके जो पत्ते होते हैं वो सफेद सफेद हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका जो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ से डी ऑप्शन। यहाँ से कह रहा अगला, प्लेटिपस किस वर्ग का जंतु है। प्लेटिपस किस वर्ग का जंतु है मेरे बच्चा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो ध्यान रखना ये स्तनधारी होता है। क्या होता है बच्चा? सी ऑप्शन सही होगा, स्तनधारी होगा। अगर आपने सी ऑप्शन लगा रखा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। कह रहा पोलियो किस विषाणु के कारण होता है। तो मेरे बच्चों पोलियो विषाणु के कारण होता है, तो ए ऑप्शन होगा, ध्यान रखना। 5वें का ए ऑप्शन अगर लगा रखा है तो बिल्कुल आपने सही लगा रखा है, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। 6वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पपीते के पीले रंग का कारण क्या है। पपीता पीला रंग क्यों होता है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, कैरिजेंथीन वाले होता है, यहां से सी ऑप्शन होगा 6वें क्वेश्चन का, ठीक है। 6वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा। अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही है। कह रहा है स्वपराग है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, स्वपराग क्या है। तो यहां से बच्चों ये चीज ध्यान रखना, स्वपराग क्या है, यहाँ पे कॉफी होता है, ये बात को ध्यान रखना। 7वें का भी सही होगा। फिर कह रहा है लाल मूंगा होता है, लाल मूंगा मेरे बच्चों ध्यान रखना। तो लाल मूंगा यहां से आप क्या करोगे, लाल मूंगा होता है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, एक जंतु उत्पादक है। तो 8वें का बी क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना। 8वें का बी अगर आपने लगा रखा है तो बिल्कुल सही होगा, ये बात को ध्यान रखना। तो फलों के सबसे मीठे स्वाद, मेरे बच्चों ध्यान रखना, फल जो होते हैं वो मीठे होते हैं स्वाद में, ऐसा कारण क्या होता है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। तो 9वें का डी ऑप्शन होगा। अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो आपका झिंगा लाला बिल्कुल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेरे बच्चों जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो यहां से आपका जो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ध्यान रखना, कौन सा आंसर होगा प्यारे, कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो क्या है आंसर, देखो पहला है आपके पास ग्रीन हाउस, दूसरा ओजोन परत है, तीसरा आपके पास क्या है यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है,
ग्रीन हाउस भी होता है, ओजोन परत भी होता है, प्रदूषण में अच्छा होता है, तो बिल्कुल होगा मेरे बच्चों डी ऑप्शन होगा। उपयुक्त सभी के कारण आपका यहाँ पे ध्यान रखना, सबके जलवायु परिवर्तन का कारण क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है, ओजोन परत के कारण होता है, प्रदूषण का सबके कारण होता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र मेरे बच्चों ध्यान से सुनोगे तो CH3COOH होता है। तो एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या मेरे बच्चों, अगर आप एसिटिक अम्ल को जब आयन में तोड़ोगे तो एसिटिक अम्ल जब टूटेगा तो क्या देगा, ये H आयन देगा। तो यहाँ पे परमाणु की इसकी संख्या कितनी है मेरे बच्चों, ध्यान रखना बिल्कुल कितना है, 1 है। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर का ए ऑप्शन होगा, अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही होगा। यहां से कह रहा है निम्न में उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो बच्चों ध्यान रखना CO2 क्या है, अम्लीय है। CO2 क्या है मेरे बच्चों, तो क्या अम्लीय ऑक्साइड है, ये आपके पास अम्लीय है, यहाँ पे आपके पास क्षारीय है, तो उभयधर्मी कौन है, ये होगा। ठीक है, ये बच्चा ध्यान रखना क्या है, उभयधर्मी। यहां से मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब यहां से लेड ऑक्साइड है, लेड डाइऑक्साइड है, लेड डाइऑक्साइड मेरे बच्चों उभयधर्मी होता है। तो उभयधर्मी का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, इसमें अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों के गुण रहेंगे, इसमें अम्लिकता भी रहेगा, क्षारिकता भी रहेगा, मतलब अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं, इसलिए क्या होगा, उभयधर्मी होगा। डी ऑप्शन है। 1 किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना भौतिक राशि का जो जूल है, ध्यान रखना ये आपके पास बड़ा मात्रक है, बात को ध्यान रखना क्या है, मतलब ये ध्यान रखना किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है, और कैसा बड़ा मात्रक है, ये बात को ध्यान रखना कैसा बच्चों, बड़ा मात्रक है। तो यहां से सी ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा के मात्रक जूल भी होते हैं, ऊर्जा के मात्रक मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ऊर्जा के कई मात्रक होते हैं, किलोवाट घंटा भी होता है, लेकिन किलोवाट घंटा का प्रयोग कहाँ करते हो, आप जब बिजली उत्पादन कर, बिजली खर्च करते हो, आपके घर में जो मीटर लगा होता है तो वो कैलकुलेट करता है कि आपने कितने यूनिट ऊर्जा खत्म किया है, तो वहां पे हम किलोवाट घंटा का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत मोटर का संरचना का भाग नहीं है, तो मेरे बच्चों ध्यान, क्षेत्र चुंबक होता है, यहाँ होता है तो चौक कुंडली नहीं होता, बच्चा ध्यान रखना क्या, चौक कुंडली होगा। 14 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये बच्चों ध्यान रखना 14 का सी होगा, ये बात को ध्यान रखना। और आगे क्वेश्चन 15 नंबर आप सबके सामने कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह, मतलब किस ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा जी बराबर होता है GME/RE²। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला होता है। तो स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पे ME मतलब पृथ्वी द्रव्यमान है, त्वरण, तो इसका मतलब द्रव्यमान पे भी और यहाँ पे त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए ध्यान रखना 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल झिंगा लाला होगा। ठीक है, आगे जीवाश्म ईंधन जलने पर कौन सी गैस निकलती है, तो बच्चों ये आपको पता है CO2 गैस ही निकलता है। जीवाश्म ईंधन, आप किसी भी जीवाश्म ईंधन का अगर आप दहन कराओगे, दहन मतलब उसे जलाओगे, तो हमेशा ध्यान रखना क्या निकलेगा, CO2 गैस ही निकलेगा। प्यारे बच्चों क्या निकलेगा, CO2 गैस ही निकलेगा, बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे हम देखें, हम किसी वस्तु को कमानीदार तुला से टकराते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं, मतलब कमानीदार तुला ध्यान रखना बच्चा, यहां से आपका वेट ज्ञात करता है, मतलब हम किसी वस्तु के भार को मापते हैं। कमानीदार तुला बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये प्रतियोगिता क्षेत्र में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो कमानीदार तुला से हम केवल और केवल क्या निकालते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना हमेशा भार ज्ञात करते हैं। तो 17 का ए ऑप्शन सही होगा। यहां से कह रहा है ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं, तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं मेरे बच्चों, जल्दी से बता दिए। तो वृद्धि दर नापने में, क्या होगा, वृद्धि दर नापने में, मतलब अगर रफ्तार, अगर कोई चीज इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वृद्धि दर को नापते हैं कि कितनी वृद्धि दर उसमें हुआ। तो 18 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बच्चा ध्यान रखना, सॉरी बी ऑप्शन है, 18 का बी ऑप्शन होगा, ये बात को ध्यान रखना। क्या होगा, 18 का बी ऑप्शन होगा मेरे बच्चों। अगर आपने 18 में बी लगाया है तो बिल्कुल आपका झींगा लाला हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। अब 19 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है यहाँ पे ऊर्जा ह्रास की दर मापने में, मतलब सॉरी 1 मिनट हो गया, कह रहा है 10.3 के अनुपात में क्षेत्र पर 5:1 के अनुपात पर बल कार्य कर रहा है, तो दाब का अनुपात बताओ। एक बात मुझे बता दो बच्चों, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। सब लोग ध्यान से सुनना, क्या होता है मेरे बच्चों, बात को फिर से समझो। दाब बराबर होता है क्षेत्रफल बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से क्या करना, 10:3 के अनुपात में क्षेत्रफल पर 5:9 के अनुपात में बल कार्य करता है। तो अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ से कर दिया P1 और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया P2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
F1/F2 लिख सकता हूँ, गुणे में यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A2/A1। और प्रश्न में बच्चों F1/F2 मतलब बल का अनुपात कितना है, तो 5:9 है, तो 5/9 लिखोगे, गुणे में A2/A1 है। A2/A1 कितना है, के अनुपात क्षेत्रफल में है, तो यहाँ A2 कितना है, तो ये हो जाएगा 3/10, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो 3 त्रिक 9 हो गया और 5 दूनी यहाँ से 10 हो गया मेरे बच्चों, ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 19 में क्वेश्चन आप चॉइस करोगे तो बच्चों एक बात को ध्यान रखना, ठीक है, बात को एक बार ध्यान से सुनना, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। क्या क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से कह रहा है कि 10:3 के अनुपात में क्षेत्रफल है, तो 10:3 के अनुपात में अगर क्षेत्रफल है, फिर कह रहा है पर कल तो दाब ज्ञात कीजिए, तो दाब बराबर F/P होता है, मतलब बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से कह रहा पर 5:9 के अनुपात का बल कार्य करता है, तो बल दे दिया है मेरे बच्चों। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया P1/P2 कर दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F1/A1 लिखूंगा। तो F1 कितना है मेरे बच्चों, F1 को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो कितना है, ये आपके पास F1 कितना है, कहाँ गया F1, बल कहाँ जी, ठीक है, बल ये रहा, F1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 5/A कितना होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर बट्टा अगर हम कर लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे का P2 को निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9/3 हो जाएगा बच्चों, बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 त्रिक 9 हो गया, ठीक है, और 5 दूनी 10 हो गया, तो 1/2 हो गया। यहाँ पे अगर हम भाग कर देंगे मेरे बच्चों तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आने वाला है, बिल्कुल यहाँ से सॉल्व करके लगा दोगे आप, तो कितना आंसर आएगा सॉल्व करने पर, तो बिल्कुल इसका आंसर जो आने वाला है वो मेरे बच्चों ध्यान रखना कितना आने वाला है, 2:12, जिसे हम लोग 1:6 लिख सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपका आ रहा था। कैसे आ रहा था, बात को ध्यान से सुन लो। आपको मैं क्या किया था, मैंने F1 ना, देखो मैंने क्या था, F1/A1 होता है, तो F1 कितना, ध्यान से देखो, F1 कितना है मेरे बच्चों, बल है ना, F1 कितना है 5 है, तो 5/, अब A1 करोगे तो A1 कितना है 10 है, और फिर जब गुणन कर लोगे तो A2/, करोगे तो A2 कितना है मेरे बच्चों 9 है, और 9/, कितना हो जाएगा, यहाँ से कहाँ गया ये, एक मिनट F है ना, अच्छा एक मिनट F करो, इसका F कर दो, कहाँ गड़बड़ हो गया जी, देखो सुनो, कितना हो जाएगा, F2 कितना है यहाँ पे, F2 कितना है, बल ये रहा, तो यहाँ से अगर F2 कर दोगे मेरे बच्चों तो कितना आने वाला है, यहाँ से 10, ये हो जाएगा 3/9, तो 5 दूनी 10 हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया, तो 1/, कितना है मेरे बच्चों 6 आ गया, 1/6 को लिखोगे, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। कह रहा ई वेस्ट मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रदान करता है, जल्दी से मुझे बता दो। यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन का अगर आंसर दोगे तो कह रहा ई वेस्ट मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रदान करता है, बिल्कुल मेरे बच्चों तांबा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से, ठीक है। कह रहा बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड 3v और 2v के वेग गतिशील है, उनकी गतिज ऊर्जा का बताओ। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा जो होता है उनके वेग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे कर दोगे K1/K2 और यहाँ से हो जाएगा मेरे बच्चों V1/V2 का, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो V1 कितना है, पहले 3v है और वहाँ हो जाएगा 2v हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर लोगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3:9, बिल्कुल यहाँ से 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर फेंकने पर, अगर किसी पिंड को हम ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं तो इस स्थिति में ध्यान रखना उसकी हमेशा स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है, ये बात को ध्यान रखना। स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है, अगर किसी पिंड को आप ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहे हो, अगर कोई वस्तु है आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है ध्यान रखना वो लगातार घट होती है, ठीक है। इसलिए 22 नंबर का क्वेश्चन मेरे बच्चों कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन होगा। और अगर मैं बात कर लेता हूँ मेरे बच्चों 23 का, तो 23 नंबर क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कर रहा है, भूकंप मापन किस यंत्र से करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना स्कोमोग्राफ, किससे, ठीक है, स्कोमोग्राफ से भी करते हैं, ये बात को ध्यान रखना। भूकंप रोधी भूकंप मापन, अगर मुझे भूकंप का मापन करना होता है तो हम उसी यंत्र से कर पाते हैं, मुझे पता चल जाता है। फिर कह रहा है किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि की आवृत्ति कितनी है, 20 हर्ट्ज है, और उसका वेग कितना है, इतना तरंग दैर्घ्य बताओ। तो तरंग दैर्घ्य मेरे बच्चों अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से कितना है, ठीक है, 440 मीटर है ना उसका,
तो उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ से, ठीक है 440 है ना, कौन सा है, ठीक है 440 है, तो यहाँ क्या करोगे 220 हर्ट्ज आवृत्ति है, भाग कर दोगे तो 22 गुना 44 तो 2 मीटर आएगा। बिल्कुल यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि लैम्डा बराबर यहाँ से होता है आपके पास वेग बट्टे उसका आवृत्ति, वेग बट्टा आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य बराबर होता है आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य बराबर होता है उसका चाल बट्टे आवृत्ति, ठीक है। चलो, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल हमेशा बढ़ती है मेरे बच्चों, और ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है, ये बात को ध्यान रखना। बी ऑप्शन होगा 0.6 डिग्री मीटर प्रति सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड मीटर वृद्धि होती है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाओगे तो ध्वनि के चाल में 0.6 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाएगी। ये बात को सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आइए आप समझो ध्यान से, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपके पास 26 से आ गया इंग्लिश, और 26 से इंग्लिश आ गया। इंग्लिश जस्ट अभी आपको संदीप सर आएंगे, संदीप सर पूरे तरीके से आपको डीपली आपको अध्ययन कराएंगे। तो आइए हम चलते हैं मैथ की तरफ में। कहाँ चलते हैं, मैथ पे चलते हैं। और मैथ आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना क्वेश्चन गलत किया है, आप सभी अपना आंसर चेक कर लो, मज़ा आ जाएगा बच्चा, ध्यान रखना। क्या आ जाएगा, मज़ा आएगा। सभी बच्चे आंसर अपना फटाफट मैच करेंगे, क्योंकि मैथ में सबसे बच्चे गलती करते हैं। देखो फटाफट, चल तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको कहा रहा है, यहाँ से मेरे बच्चों, चलो तो मैथ का क्वेश्चन कहाँ से शुरू है प्यारे बच्चों, 41 से शुरू है। कहाँ से, 41 से ही है, बिल्कुल। क्या कर रहा है मेरे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माने से भी, तो यहाँ समझो अगर ये दिया है आपको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में, देखो ए भी दिया है, तो हमने क्या किया, ए बराबर बी बराबर सी रख दिया। यहाँ पे इसका जांच करता हूँ ऑप्शन नंबर सी का, तो जहाँ ए है वहाँ बी रख दो, जहाँ सी है वहाँ बी रख दो। तो यहाँ जब ए बी है, देखो ए रखा, अब बी का स्थान क्या रखोगे, ए का गुणा क्या हो गया ए स्क्वायर, फिर यहाँ देखो बी है तो बी का मान क्या रखोगे ए, और सी का मान भी रखोगे ए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चों ध्यान रखना क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ रखोगे माइनस, देखो सी है तो सी का मान सी रख दो, और ए बराबर क्या है, ए बराबर भी सी है तो सी गुणा कर दोगे सी स्क्वायर, इसलिए सब कट जाएंगे और सबका उत्तर कितना आएगा मेरे बच्चों, 0 आएगा। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। कैसे सॉल्व करोगे, मैंने कहा कि जहां जहां ए है, ए बराबर बी बराबर सी रख दो, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 41 का ध्यान रखना, ट्रिक से लगा रहा हूं, ध्यान रखना। अब मेरे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे 7 + 4 करणी में 2 बराबर, इसका करणी में वर्गमूल निकालोगे तो क्वेश्चन कह रहा है करणी में ए, ठीक है, और प्लस करणी में बी के बराबर है। तो इसका अगर वर्गमूल निकालोगे मेरे बच्चों, इसका वर्गमूल तो ये हो जाएगा 2 प्लस में करणी में, अच्छा यहाँ पे 3 है, सॉरी, करणी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस करणी में b के बराबर। तो स्क्वायर खत्म करोगे मेरे बच्चों, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर कर पाओगे, अच्छा सवाल सही है क्या है, ठीक है, बिल्कुल को इतने रूप में लिखा गया। तो अगर इसका स्क्वायर खत्म मेरे बच्चों, 2 करणी में 3 बराबर कितना आएगा, यहाँ से स्क्वायर बाहर निकालोगे तो होल स्क्वायर कितना आएगा, तो करणी में a हो जाएगा प्लस करणी b हो जाएगा। तो करणी में अगर a बराबर 2 कर लोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, और करणी में b बराबर करोगे, करणी में 3 कर लोगे तो b बराबर कितना आएगा बच्चों, ध्यान रखना कितना आएगा, बिल्कुल 3 आएगा। तो यहाँ से a बराबर 4 b बराबर किस में है, ये ध्यान से सुनना, b नहीं c ऑप्शन सही है। तो 42 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपने लगा रखा होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बात को लगा लेना, एकदम झिंगा लाला होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, यक्स बराबर ए का आलेखन बताओ। तो ग्राफ बताओ मेरे बच्चा, अगर यक्स बराबर ए खींच रहे हो तो यक्स से कहाँ जाएगा, यक्स अक्ष पे, तो यहाँ से जाएगा तो एक ऐसी रेखा जाएगी, ये क्या हो गया, यक्स बराबर ए हो गया। तो अगर यक्स बराबर ए हो गया मेरे बच्चों, तो यहाँ से दूरी कितनी है, ए, तो इसका मतलब किसके समांतर बताओ, वाई अक्ष के समांतर है ना, तो यहाँ से वाई अक्ष के समांतर रेखा है, तो इसलिए क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपका 43 का ए आपने लगाया है तो आपका बिल्कुल झिंगा लाला हो गया, करेक्ट आंसर है, आपने बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, हाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुस्कुराते रहो, ठीक है, और कंटिन्यू पढ़ते रहो। गणित में अगर कमज़ोर हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, कंटिन्यू वीडियो को पढ़ते रहो, मैथ आपका सुधार दूंगा मैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक कोण अपने पूरा कोण का 5 गुना है,
मेरे बच्चों बताओ, अगर एक कोण है कोई अपने पूरक का 5 गुना है, तो अगर मैंने यहाँ से क्वेश्चन के कह दिया एक कोण है, अच्छा एक कोण है अपने पूरक का 5 गुना है, तो इसका मान बताओ, अपने पूरक का 5 गुना है। तो अगर मैंने मान लिया यहाँ से कोई कोण यक्स है अपने पूरक का, तो पूरक कितना होगा इसका 90 माइनस एक्स होगा, उसका 5 गुना है, तो कितना होगा मेरे बच्चों एक्स, ये हो जाएगा 5 गुणा करो 5x, इधर फिर दोगे यक्स, और 5 9 यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 5 9 45, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा मेरा बच्चों। यहाँ से कौन सा है, चलो ठीक है, देखो तो कितना आ गया यहाँ पे, देखो तो कितना हो गया ये, ठीक है कितना आ गया मेरे बच्चों 6x हो गया, ठीक है। तो 6x बराबर कितना हो गया 45 हो गया। यक्स से अगर भाग कर दोगे इससे तो कटा दोगे तो कितना आएगा 75 डिग्री आएगा। और कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल है मेरे बच्चों बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन पे बिल्कुल सही है आंसर, बच्चा ध्यान रखना, ठीक है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, सही आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला कह रहा है किसी पूरक कोण का उस पूरक का, देखो किसी कोण का संपूरक, मतलब किसी कोण का संपूरक, तो संपूरक कितना होता है 180 माइनस एक्स, उस कोण के पूरक का 3 गुना है, उस कोण के पूरक का 3 गुना है, मतलब जो संपूरक है उस कोण के पूरक का, तो पूरक कितना होता है 90 माइनस एक्स का 3 गुना है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे 180 माइनस एक्स बराबर में 970 माइनस का 3x, माइनस 3x इधर आएगा घट जाएगा 2x आएगा, और 180 को उधर भेज दोगे तो 270 में 180 घट जाएगा कितना आएगा 90, x की वैल्यू कितना आ गया 45, किस में है बच्चा सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल है सी ऑप्शन सही है, ठीक है ध्यान रखना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये बच्चा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला कह रहा है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, तो मेरे बच्चा एक बात को ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो हमेशा इसके कहाँ होता है कर्ण पे होता है, क्या होता है कर्ण पे होता है, जिसकी सहायता से हम वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कर्ण पे ही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है क्या होगा बच्चा बिल्कुल, यहाँ से ध्यान रखना ए ऑप्शन बिल्कुल सही सही होगा। अगर आपने ए ऑप्शन लगाया है तो आपका झिंगा लाला हो गया है, ठीक है। और आपको भैया ध्यान रखना, आप सभी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी बेहतरीन होना चाहिए। बच्चों बोर्ड की तैयारी करो, आगे कंपटीशन भी क्षेत्र है, कंपटीशन में आपको जाना है, तो अपनी मेहनत को जारी रखो मेरे प्यारे बच्चों। देखो समझो, कह रहा एक त्रिभुज है, चलो एक त्रिभुज मैंने बना लिया बच्चा, यहाँ पे आपका एक त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज में क्या कह रहा है कि P बराबर कितना है 45। तो चलो मैंने यहाँ मान लिया P है, ये Q है और ये R है, तो कह रहा P कितना है 45 डिग्री है बच्चा P, और कोण Q कितना है वहाँ मिसप्रिंट हो गया इसमें, कोण Q 68 है, यहाँ पे कोण कितना 68 है। तो मुझे बच्चे बता दो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। और 180 में अगर हम इन दोनों को जोड़ लें 8 5 13 और 6 4 10 1 11 घटा दोगे यहाँ पे, तो इसका कोण कितना आ जाएगा 67, तो R का मान 67 आएगा। आपको पता है छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, फिर से ध्यान दो छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, ये बात को ध्यान रखना, छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, बात को ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या होगा, तो सबसे छोटा कोण क्या है 45 है, सबसे छोटा कोण क्या है 45 है, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होगा क्यू आर सबसे छोटी भुजा होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन ही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि क्यू आर त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है, बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, क्योंकि छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है, ये बात को ध्यान रखना, ये प्रमेय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x बराबर 3x बराबर इतना दिया, तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, अगर 2x की वैल्यू 20 है तो x वैल्यू 10 होगा, तो 12x को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मुझे किसका वैल्यू निकालना है ये बताओ जल्दी से फटाक से। कह रहा 12x को, तो मैं 12x को क्या लिखूंगा 4z लिख सकता हूँ गुणे में, और 3y लिख सकता हूँ गुणे x लिख सकता हूँ। तो देखो 4z की वैल्यू कितना है 20 है, 3y की वैल्यू कितना है 20 है, और x की वैल्यू कितना होगा 10 होगा, चूंकि 2x की वैल्यू अगर 20 हो, 2x बराबर 20 है तो x बराबर 10 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 20 पे 400 गुणा कर लोगे कितना आएगा 4000 आएगा, और 4000 किस में है ए ऑप्शन में ही है, तो 48 का ए ऑप्शन ही होगा, 48 का ए ऑप्शन ही होगा। अगर आपने बिल्कुल किया है तो आपका झिंगा लाला हो गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, 48 का ए ऑप्शन ही है। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चा ध्यान दो,
कह रहा किसी परीक्षा में 20% अंक मिले हैं, तो उसे 20% अंक मिला है और वह 24 अंक से फेल हो गया, तो जो 24 अंक से फेल हो गया तो इसे जोड़ दो। और फिर कह रहा अगले अंक को 45% अंक मिला है और वो 26 अंक ज़्यादा लाया है, उसका अंक कम कर दो। ठीक है, अब मैंने 26 को इधर लाया तो 24 और देखो 26 को इसके पास लाओगे तो 24-26 जुड़ करके कितना हो जाएगा 50 बराबर। इस 20 को उधर भेजोगे तो 45 में 20 घट जाएगा, कितना आएगा यहाँ से बताओ, 45 20 गए 25 हो जाएगा, मतलब 25 दूना 50। 1% की मान कितना आएगा 2 अंक, 1% पे 2 अंक, मतलब 2 अंक पे 1% मिलेगा। तो यहाँ से कह रहा कितने प्रतिशत चाहिए। अगर बताओ एक बात मुझे, अगर 1% पे 2 अंक मिल रहा है, 1% पे 2 अंक मिल रहा है, मतलब 2 अंक पे 1% मिलेगा, 2 अंक पे 1% मिलेगा, तो मुझे बता दो यहाँ पे कि 20 देखना, तो 24 अंक पे कितना मिलेगा। अगर 2 अंक पे 1% तो 10 अंक पे 5% और 20 अंक पे तो 12 अंक पे कितना मिलेगा, यहाँ से बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, जल्दी बता दो। तो 20% ये तो पहले ही है और ये 24 अंक है ना, तो 24 अंक मतलब 12% मिलेगा। ध्यान रखना, चूंकि 2 अंक पे 1% मिल रहा है तो यहाँ 12 हो जाएगा और 12 और 20 जोड़ दोगे कितना आएगा 32 हो जाएगा, और इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, लॉन्ग मेथड से मैं नहीं बता रहा हूं, कुछ बच्चे को कम समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दूं, मैं ट्रिक से बता रहा हूं, एकदम ट्रिक से बता रहा हूं, ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम ट्रिक से बता रहा हूं। आपका आंसर ध्यान रखना, सेकंड में कंपटीशन यही होता है, कंपटीशन मेरे बच्चों ट्रिक से नहीं लगाओगे तो बहुत पीछे चले जाओगे, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ग का भुजा को 5% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगी। एक बात मुझे बता दो, 5% कम करने का मतलब है, 5% कम का मतलब है, पहले मान लो अगर 100 था तो 5% कम कर दोगे मतलब 95 हो गया, तो यहाँ से 5 से कटा दो, 5 बिसैया 5 कटा दो 19, तो कह रहा है कितने % की कमी हो जाएगी। तो अब मुझे बता दो बच्चा, पहले क्षेत्रफल 20 था, कितना % कमी हो गया बता दो। यहाँ से एक वर्ग की भुजा को तो 20 का वर्ग हो जाएगा कितना 400 और इसका हो जाएगा 361, तो कितना कम हो गया बताओ, 19 का कम हो गया, तो बट्टे 400 गुणा में 100, डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 4 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 ना। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, अच्छा एक में 4 का और 3 का और 961 हुआ ना। ठीक है, ठीक है, 5% कम हो गया ना, 95, 5%, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ 361 में 400 में से करोगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों 29 हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, 4 9 36, 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ गलती हो गया, 1 मिनट रुको। ठीक है, देखो हमने वर्ग क्यों किया, क्योंकि यहाँ से 5% घटा रहा है ना, तो पहले क्षेत्रफल अगर यहाँ पे 100 मतलब था, कटाक मैंने छोटा कर लिया यहाँ से, तो कितना हो गया, पहले 20 था तो 19 हो गया, 20 का वर्ग 400, तो 19 का वर्ग हो जाएगा 361 ना, 61 मतलब 39 आएगा मेरे बच्चों, बिल्कुल सही। तो 39 कम हो जाएगा, देखो 400 में पहले 400 था अब 361 हो गया, तो कितने की कमी आई 39 की आई। कहाँ से आई, 400 से गुणा में 100 कर लोगे तो डबल जीरो खत्म हो जाएगा, तो 4 9 36, 4 9 36 भाग कर लोगे 7 5 आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 50 का झिंगा लाला, बिल्कुल 50 का कौन सा आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, मैं संक्षिप्त में लगा रहा हूं बच्चों, घबराना मत। अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए, आप पूरा लॉन्ग में भेजना चाहते हो, फिर से कोई दिक्कत हो रही है आप कमेंट करना, मैं फिर से अलग वीडियो बना के आपको लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्या कर रहा है मेरे बच्चों, 10 संतरों का विक्रय मूल्य और 13 संतरों के क्रय के बराबर है, मतलब 13 का सीपी और 10 के एसपी के बराबर है, तो यहाँ पे लिखोगे सीपी बटे एसपी और ये हो जाएगा 10 बटे 13, मतलब आपने कितने में खरीदा बच्चों 10 में, कितने बेचा 13 में। अगर आपने 10 रुपये में खरीदा है और 13 रुपये में बेच रहे हो तो 3 रुपये फायदा हुआ, किस पे फायदा हुआ, सीपी 10 पे, गुणे में 100 हो जाएगा, 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 दहमा 30% आएगा। कहीं पे है 30%, बिल्कुल है मेरे बच्चों, ध्यान रखना सी ऑप्शन है, कितना है 30%, बिल्कुल सी ऑप्शन पे दिया है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, लगा लो आप, ये सब ट्रिक्स हैं भैया, एकदम खांटी मेथड है बच्चा, खांटी मेथड है एकदम, ध्यान रखना, खांटी मेथड लगाओगे तभी लगा पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बात को ध्यान रखना। खांटी मेथड से मैथ लगाओ एकदम ट्रिक वाला, एकदम तब मजा आ जाएगा, बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलो, क्या कह रहा पढ़ो, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, सुनो बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 77 है, तो 3 संख्याओं का औसत 77 है, तो इसका मतलब हो गया पहले 77 का 3 में गुणा कर लोगे तो मुझे योग पता चल जाएगा, 3 7 21, 3 7 21,
223 यहाँ पे, ठीक है, 231 हो जाएगा। फिर आगे क्या कर रहा है कि यहाँ मान लो पहली संख्या हो गया, दूसरी हो गया, ये तीसरी हो गया, ABC, ठीक है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है, पहली संख्या दूसरी का 2 गुना है, और दूसरी संख्या तीसरी का 2 गुना है, मतलब तीसरे वाले का 2 गुना। अगर ये 1 होगा तो इसका 2 गुना होगा, ये 2 हो जाएगा, और इसका 2 गुना ये है, ये 4 हो जाएगा। तो अब मुझे बता दो, मतलब पहली संख्या 4 हो गया, ये कितना हो गया, 3 का योग करो कितना, 4 2 6 1 7 हो गया। लेकिन कह रहा है योग 7 नहीं है, 231 है। कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 हो गया, 2 से 7 त्रिक 21, 33 आएगा। अब प्रश्न पूछा पहली संख्या तो 33 का 4 में गुणा कर लो। तो यहाँ से हम 33 का गुणा 4 में कर लेंगे। क्यों बच्चा, क्योंकि ए वाला संख्या 4 है ना, तो इसलिए 4 गुणा कर रहे हो। तो 4 3 12, 4 3 12 13, कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, डी ऑप्शन। कितना हो जाएगा, 132, ठीक ना। मज़ा आ रहा ना, एकदम संक्षिप्त में हल कर रहा हूँ। कुछ बच्चे, मुझे पता है आप सोच रहे होगे नहीं पढ़े हो तो ट्रिक से ऐसे लगाओगे आप, तभी एग्ज़ाम नहीं निकल पाए, अगर आपने लापरवाही किया होगा। तो ध्यान रखना, इस तरीके से अपने स्पीड को बढ़ाओ प्यारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 पदों का माध्य कितना, 47 है। बाद में पाया गया कि 62 को गलती से 26 लिख दिया गया था, सही माध्य बताओ। तो एक बताओ, 20 माध्य है तो पहले 20 पद था, उनका कितना था, 47 था, तो मतलब 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8 1 940 था। लेकिन कह रहा है गलती से उसमें मेरे बच्चों 62 को क्या लिखा गया, 26। तो जिसको लिखा जाना चाहिए था उसको जोड़ दो, ध्यान रखना। 62 लिखना था लेकिन 26 लिख दिया गया, घटा दो। अब मेरे बच्चों ध्यान रखना, संख्या पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संख्या तो 20 ही रहेगा, तो 20 से भाग कर दो। कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लो, 2 हो गया, 12 में से 6 गया, 6 हो गया, 12 में से 6 गया, 6 हो गया। और यहाँ जोड़ोगे 6 4 10, और 10 मतलब यहाँ से हो गया आपके पास, ठीक है, 10 मतलब 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, कितना हो गया, 7। यहाँ से बच्चा कितना बच्चों, ये हो जाएगा 6 4 10, 9 1 10 हो जाएगा। तो 10 में यहाँ से, ठीक है, इसको अगर जोड़ लो कितना आएगा यार, 1 मिनट, जोड़ कहाँ गलती हो रहा है, चलो आ जाओ देखो, चलो यहाँ जोड़ो इसको, कितना हो गया, तो ये जाएगा 2 6 4 10 हो गया, 9 हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक है। और इसमें से अगर 26 घटा दोगे मेरे बच्चों तो कितना आएगा, तो 12 में 6 गया, 6 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए, 7 हो गया, यहाँ बचा 9, 900 लिख दोगे। अब बटा में कितना हो जाएगा, 20 से भाग कर लोगे, तो 20 से भाग कर लोगे, 2 से कटा दो इसे, 2 से कटा दो, 2 चौका 8, ठीक है, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर बचेगा यहाँ पे 2 8 16, 2 चौका 8 हो गया, यहाँ बच गया 2 8 16 हो गया, फिर 2 8 16 हो जाएगा। तो 48.8 कहाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल कहाँ है बच्चों, डी ऑप्शन सही है। कितना है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चा, ध्यान रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये झिंगा लाला वाला मैथ है बच्चा, इस स्पीड से मैथ में पढ़ो ना बहुत पीछे चले जाओगे। कह रहा 3600 रुपये को ABC बांटना है, कितने बांटना है, यहाँ पे लुलू मेथड लगाओ बच्चा, लुलू मेथड। तो A और B का दिया है, और B और C का अनुपात कितना है, A और B का कितना है, 15:8 है, B और C का कितना है, 7:8 है। तो इनका अनुपात निकाल लोगे, ABC का अनुपात निकालो, कितना आएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 7 8 56 हो गया, 8 8 64 हो गया। अगर इन सबका जोड़ लोगे तो बच्चा ध्यान रखना, 6 4 10 5 15 हो गया, और 6 5 11 हो गया, 6 5 11 12 हो गया, और 1 2 हो गया 225। लेकिन टोटल योग कितना है बच्चों, 3600 है। कितना है, 3600 है, ये बात को ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर मैं भरूंगा तो कितना गुना हो जाएगा, यहाँ से बच्चा 5 गुना हो जाएगा, 5 बजे नहीं, आज 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 नहीं होगा, कितना गुना निकलेगा, 15 25 75, ठीक है। यहाँ से अगर हम गुना निकाल देंगे तो इसमें भाग कर दो, कितना आएगा बच्चा, ठीक है, 18 16, ठीक है, हाँ 16 का 16, ठीक है, बिल्कुल 16 गुना है। तो 16 गुना है तो 16 का गुणा इसमें कर लो 105 में, तो 16 पंचे 80, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बात को ध्यान रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना। क्या होगा बच्चा, ए ऑप्शन। कह रहा है कि जल और मिश्रण में एक मिश्रण का आयतन कितना है, 40 लीटर। मुझे बता दो टोटल मिश्रण कितना है मेरे बच्चों, 40 लीटर है। 40 लीटर में 10% आपका क्या है, पानी है। तो 10 लीटर मतलब 40 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब 36 लीटर क्या है, उसमें दूध है। फिर कह रहा है कि कितना और पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण में 20% हो जाए। कितना पानी और मिलाया हो, तो 4 पहले था, यक्स मान लो मिलाया जाएगा बटे 36 में, अब 20% पानी हो जाए। इसका मतलब 20% पानी हो जाए तो 80% क्या रहेगा ये, तो 20 चौका 80 हो गया, 4 से कटा दो, 4 पंचे ही हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 5 माइनस में 4 हो जाएगा, सॉरी यार, ठीक है, 20 पंचे 80, 20 चौका 80,
4 9 36 होगा ना यार, 1 मिनट क्या कटा दिया मैंने ये, ठीक है। यहाँ देखो 20 चौका 80, 4 9 36 होगा, तो 9 1 का 9 हो जाएगा, तो 9 4 गए 5 लीटर आएगा। और इसमें है कोई, ये रहा, बिल्कुल है। बी ऑप्शन में कितना है बच्चा, 5 लीटर होगा। ये बात को ध्यान रखना, कितना होगा मेरे बच्चों, 5 लीटर होगा, ठीक है। चलो आगे क्या करा है, 200 मीटर लंबे ट्रेन को 125 मीटर लंबे, ध्यान रखना हमेशा जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ा जाता है। यहाँ 19 से भाग कर दोगे कितना आएगा इसका, इसको जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 0 0 2 2 4 1 1 2 हो गया, बट्टे 19 हो गया। तो भाग कर दो, इसमें कितना आएगा, भाग कर लो मेरे बच्चों, 19 सेकंड से गुजरती है ना इतना मीटर लंबी ट्रेन। हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ से कौन सा है ये, ठीक है। चलो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, अगर यहाँ से भाग कर दोगे, यहाँ से 240 हो जाएगा ना, ठीक है। कितना मीटर लंबी ट्रेन, 120, अच्छा 260 है, सॉरी यार, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये 260 है बच्चों, ये ध्यान रखना 260 है ना, वो वाला देखो 260 दिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे, 260 है, तो 260 को और इसको अगर जोड़ दोगे, 260 को और इसको जोड़ दोगे मेरे बच्चों, तो कितना आएगा, जोड़ो इसको, 0 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, बट्टे 19 हो गया। 19 से भाग कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, 19 से भाग कर दोगे, काहे 19 भाग के, चूँकि चाल आपको क्या निकालना है, समय। और यहाँ से क्या करोगे आप, 18 दूना 36, कितना आ गया, 20, और 20 में आ गया तो 18 बट्टे 5 से भाग कर लोगे, किमी प्रति घंटा में आ जाएगा। तो 5 से घटा दो 20, ठीक है, 5 चौका 20 हो जाए, 18 चौक 72 आ जाएगा, 72 किमी प्रति घंटा आएगा। कहाँ है, बिल्कुल सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन होगा, 72 किमी प्रति घंटा के स्पीड से कार जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, समझो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या कितना 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:1 है। तो मुझे बता दो कि यहाँ पे आयतन का अनुपात निकालोगे तो आयतन का अनुपात ये हो जाएगा V1 V2। तो यहाँ से हो जाता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पे R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे में हो जाएगा H1/H2, फार्मूला नोट कर लेना। तो R1/R2 कितना है यहाँ बच्चों, त्रिज्या का अनुपात 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, और H1/H2 कितना है, 4:1, मतलब 4/1। तो कट गया, कितना आया, 1:1 आएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है प्यारे। अगला कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठों की संख्या। तो मेरे बच्चों देखा, लंबवृत्तीय बेलन जो होता है ये 3D शेप होता है, तो इसमें पृष्ठों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखना बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दंड आलेख की ऊंचाई, दंड आलेख की ऊंचाई किसके समानुपाती होता है, दंड की चौड़ाई के नहीं होगा, तो दंड के बारंबारता के बिल्कुल सही होगा। यहाँ से मेरे बच्चों क्लास 10th वाले, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपने बोर्ड एग्जाम देना चाहिए, ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये सभी बच्चे मेरे ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा है, आपके लिए उपयोगी है, और आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के पेपर में आया हुआ है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे आशा है कि बच्चे समझ रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, मैं ट्रिक से लगा रहा हूं क्वेश्चन, कुछ बच्चों को बाउंस मार रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन बहुत समय कम है बच्चा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूं। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन फिर से इसका वीडियो लाइव पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन क्या करा, यदि कक्षा में 11 छात्रों के यहाँ पे दिया हुआ है, तो मेरे बच्चों इसका माध्य निकालना, ठीक है, इसका माध्य निकाल लेना, फिर इसका माध्यिका निकाल लेना, फिर इसका बहुलक निकाल लेना। तो जब आप निकाल पाओगे तो यहाँ से जो आपके पास ऑप्शन आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब इसका जो समांतर माध्य आएगा वो माध्यिका से बड़ा रहेगा, पर यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, माध्यिका और बहुलक लगभग बराबर रहेंगे, ठीक है बच्चा। तो इसका सी ऑप्शन होगा, लगा लेना। आगे क्वेश्चन यहाँ से क्या कह रहा है बच्चा, बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जगह कम है, थोड़ा सॉल्व करने में भी थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ ना, अगर किसी को दिक्कत होगा तो मुझे बताना, मैं एक वीडियो अलग से करके और लंबे वीडियो में अच्छे से समझा दूँ, एक एक चीज़ को समझा दूंगा, फिर से एक वीडियो बना दूंगा। देखो क्या कह रहा है, यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित 3 5 और यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, 3 5 7 होगा का माध्य इतना है, माध्यिका। तो मेरे बच्चों को एक बात बता दूँ, यहाँ से पदों की संख्या कितना है, पद कितने हैं, तो पदों की संख्या मेरे बच्चों 8 है, जो कि सम है।
तो पदों की संख्या का सम है तो इसका मतलब यहाँ पे चौथा प्लस पांचवा पद होगा, बट्टा में 2 कर लोगे तो चौथा पद कितना आएगा x हो जाएगा, पांचवा पद कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। और बटे 2 बराबर माध्यिका देखो 21 दिया है ना, नहीं 12 दिया है, सॉरी 12 दिया है, तो यहाँ से 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 24 और 2 को उधर भेजो घट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, तो 2x 12 में यहाँ से कितना आएगा 11 आएगा। कौन सा होगा मेरे बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 24 में 2 घटाओगे 22 आएगा, 22 को 2 से घटा दोगे कितना आएगा 11 आ जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से 5x - 3y बराबर 2 में x का मान 1 रखना है, तो x का मान 1 रखो, 5 1 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को इधर ला दो बराबर कितना हो जाएगा 3y, तो इधर घटा दोगे आप 2 ना, तो इधर आ जाएगा 3 बराबर 3y हो गया, 3 से 3 घटा दो, y की वैल्यू 1 आ गया। कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन सही है, तो 62 का बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, 62 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा, बात को ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखो क्या है, कह रहा एक विकर्ण, यहाँ से मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्लास यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है खेत का विकर्ण है, यहाँ पे 60 मतलब छोटी भुजा को मैंने x मान लिया, तो यहाँ से कह रहा है ये 60 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये आयत के आकार का है, ठीक है, आयत के आकार का है बच्चा। फिर आगे क्या करा है, फिर छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये कितना है x प्लस 30 हो जाएगा, तो यहाँ से आप कर्ण लंब स्क्वायर निकाल लोगे तो 60 प्लस x का होल स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर, और फिर प्लस में हो जाएगा बच्चों x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ये आप द्विघात समीकरण से हल करोगे आप, तो जब द्विघात समीकरण से पूरा हल करोगे तो हल करने के बाद देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत प्यारा सा ट्रिक है, मुझे पता है मैं यहाँ से क्या करूँगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट अपनाऊंगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, यहाँ से ध्यान से देखोगे तो अगर मैं 90, अगर इसको 120 ले लिया, बड़ी वाली भुजा 120 और इसको 90 लिख लिया, तो मुझे पता है 0 0 खत्म हो जाएगा, 5 4 कितना आएगा, तो अगला वाला जो हमारा भुजा की लंबाई हो जाएगी मेरे बच्चों कितना जाएगा 40, ठीक है, 3 त्रिक्का 9, 0 0 खत्म हो जाएगा, तो 3 त्रिक्का 9, 3 चौ 12 होगा, 3 बच्चे 15, 50 आ जाएगा, ये ध्यान रखना कितना। तो यहाँ से आपका आंसर किस में आ रहा है मेरे बच्चों, ध्यान रखना बी ऑप्शन सही होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, तो बी ऑप्शन होगा। 63 नंबर क्वेश्चन का आप बी ऑप्शन लगा सकते हो, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही होगा। आप इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बात को ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, समझो ध्यान से, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, कह रहा के का मान ज्ञात कि तीनों बिंदु संरेख हो जाएं। तो संरेख के लिए मेरे बच्चों बात को ध्यान रखोगे, फार्मूला होता है x1 ब्रैकेट में, ठीक है, y2 माइनस y3 और प्लस में हो जाएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 फिर हो जाएगा y1 माइनस y2 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को रख लोगे सब लोग, और वैल्यू जैसे यहाँ पर रखो, x1 मान कितना है 7 है, y2 की वैल्यू कितना 1 है, y3 की वैल्यू कितना है k है, प्लस x2 5 है, y3 कितना है k है, y1 कितना है -2 है, फिर x3 कितना है 3 है, y1 कितना है मेरे बच्चों, y1 कितना है -2 है, और y2 कितना है 1 है। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो, और इस पूरे इक्वेशन को जैसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों के बराबर 4 आएगी, तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना। 64 का के एक वृत्त के व्यास पर, अगर एक वृत्त है यहाँ अपने व्यास ले जा, तो यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे खींचो, ध्यान समझो, तो ये क्या है स्पर्श रेखा, वृत्त का ये व्यास है, और व्यास के किनारे किनारे पर मैंने क्या किया, एक रेखा खींचा, दोनों समांतर हैं। तो क्या ये समांतर रेखाएं कभी काटेंगी, मुझे बता दो, समांतर रेखाएं कभी काटती हैं, जल्दी बता दो, नहीं काटती ना, तो समांतर रेखा कभी नहीं काटती, समांतर रेखा नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो थीटा का कोण आएगा वो 0 डिग्री कोण आएगा। कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा, मुझे पता है, यहाँ पे बच्चे गलती करके आए होंगे, बच्चा ध्यान रखना, 0 डिग्री कोण दिया है, बेहतरीन, ठीक है। चलो, कह रहा एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का बराबर हो तो मुझे बता दो क्या होगा। कभी भी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, काफ़ी अच्छा है। अगर एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिधि बराबर हो जाए
तो हमेशा ध्यान रखना कि वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा ज़्यादा आएगा वर्ग के क्षेत्रफल से। क्या होगा बच्चा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा और हमेशा, वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा हमेशा वर्ग के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है। पर ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका वृत्त की परिधि, और परिधि मतलब परिमाप ही होता है, परिमाप ही कहते हैं बच्चा, ध्यान रखना, परिधि मतलब परिमाप ही कहते हैं। तो वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर हो, हमेशा ध्यान रखना वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होता है वर्ग के क्षेत्रफल की अपेक्षा, वर्ग के क्षेत्रफल की अपेक्षा, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए देखते हैं, और कहाँ गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्या जी, अभी तो होगा ना, हाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, चलो ये रहा। क्या हुआ यार, इसमें काहे नहीं हो रहा भैया, हो जा रे बाबा, हो जा भैया, काहे नहीं हो रहा रे। चलो थोड़ा सा बड़ा तो हो जा बच्चा, बड़ा हो जा भाई, काहे नहीं हो रहा है। ये भी लग रहा नाराज हो गया क्या। हो गया, आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन क्या करा, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या करा है। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे बच्चों। अगर दोनों का परिमाप बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। तो अब बताओ ध्यान से, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप बताओ पहले। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक है। और कह रहा है, और वर्ग का क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, भुजा मान लो x है, तो 2πr बराबर होता है 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना जाएगा, πr/2 हो जाएगा। कह रहा क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे तो a1/a2 बराबर होगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यहाँ से निकालोगे तो पहले निकालोगे किसका है, पहले वृत्त का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² और बटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और भुजा का वैल्यू कितना आया है पाई, तो यहाँ रखोगे π² बटा में 4, तो पाई r² कट गया और एक पाई कट गया, 4 ऊपर जाएगा तो 4/पाई आएगा, और 4/पाई का पाई का मान 22/7 होता है, 7 ऊपर भेज दो तो 7 चौक 28, और 28/22 आएगा, जिसे क्या लिखोगे 14/11 लिखोगे। तो कहीं आंसर दिख रहा है क्या, 14/11 ये रहा आपका, कहाँ है, बी ऑप्शन सही है। कहाँ है प्यारे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे प्रश्न ये कह रहा है बच्चा, ये तो क्वेश्चन भैया बोर्ड एग्जाम के बच्चे सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा 3 सेमी आधार त्रिज्या वाले बेलन का आयतन 3 सेमी है त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है, बेलन की ऊंचाई बताओ। तो बेलन की ऊंचाई मेरे प्यारे यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल यहाँ से 3 सेमी ही होगा, ध्यान रखना कितना होगा, 3 सेमी होगा। इसे कैसे निकालोगे देखो समझो। कह रहा है 3 सेमी आधार के त्रिज्या वाले बेलन का आयतन 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है। तो यहाँ से बता दो, कह रहा है किसका है, बेलन है ना, तो क्या कह रहा, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। मैं संक्षिप्त में छोटे में लिख रहा हूँ, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr² होगा, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ होता है। ठीक है, पाई खत्म हो जाएगा। अब बात को समझो, तो r का मान यहाँ कितना दिया है, r², देखो तो r² का मान यहाँ से बच्चों खत्म कर लोगे, r², तो यहाँ कितना बचेगा, h बराबर यहाँ कितना बचेगा, तो हो जाएगा 4 गुणे में r बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 4r बचेगा। 1 मिनट ना बाबा, रुक जा थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। देखो अब क्या कर रहा है, हाँ आगे कुछ दिया भी ना मेरे बच्चों। कह रहा है कि 3 सेमी आधार के त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, तो 3 सेमी बेलन का दिया तो 3 त्रिक का 9 हो गया, गुणे h हो गया।
और यहाँ से जब पाई से पाई कटा दो 3 बचा है, तो यहाँ क्या रखोगे 4/3 रखोगे। अब मेरे बच्चों बताओ यहाँ से थोड़ा सा आर का वैल्यू यहाँ पे भी कितना दिया है, 3 से में गोले का त्रिज्या, तो 3 का क्यू कितना होगा 27 हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27 हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 4 से में आ गया। तो यहाँ से क्या होगा बच्चा, 4 से में कितना आएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। कौन सा आंसर होगा बच्चा, बोलो। यहाँ से 4 से में होगा, ध्यान रखना, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, ठीक है। ए बी नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखना। 4 से में आएगा, मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 से में बिल्कुल सही आंसर होगा, बात को ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, बस लास्ट क्वेश्चन चल रहा है आप सबका। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है एक ठोस को अगर आकार से दूसरे आकार बदला जाए। एक बात मेरे बच्चों ध्यान रखना, जैसे मैं बेलन को शंकु में बदल रहा हूँ, शंकु को बेलन बदल रहा हूँ, या किसी एक आकार को दूसरी आकार के मतलब बदल रहा हूँ, किसी एक आकार में दूसरे आकार, जैसे एक गिलास पानी है, मैंने उसे कहीं थाली में डाल दिया, तो आयतन कभी नहीं बदलता, ये बात को ध्यान रखना, वही रहता है। इसलिए यहाँ ध्यान रखना, सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बच्चा, ध्यान रखना। कह रहा है यदि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर सम आने की प्रायिकता बताओ। दोनों पर सम आने की प्रायिकता, दोनों पर सम संख्या आ जाए, तो यहाँ से मेरे बच्चों 12 3 36, यहाँ से आप जो लगा दोगे यहाँ से, ठीक है, 12 4 48 बिल्कुल होगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आपने 7वें का अगर आपने डी लगा रखा होगा तो बिल्कुल सही है, 1/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे, 1/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा, ध्यान रखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे मैथ के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई नॉलेज लेना है, आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे इस बैच से आप प्रत्येक दिन लाइव क्लास में आते रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अगली क्लास आपका संदीप सर का होगा, जो इंग्लिश इसमें बचा है, इंग्लिश पूरी आपको सॉल्व करा देंगे और आपका पूरी तरीके से आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन क्लास 9-10 के विद्यार्थियों के लिए, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत खास थे, ठीक है। तो चलिए संदीप सर आते हैं, आपका इंग्लिश सॉल्व कराएंगे, फिर आपका पूरा वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे नौजवानों, दे दिया टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से। कॉन्ग्रेचुलेसन टू एवरीवन, सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ टेस्ट में भाग लेने के लिए, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे सर और सभी बच्चों का स्वागत करता हूं प्यारे बच्चे आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखने की दुनिया में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सभी जानते हो कि हम किस लिए आए हैं। हम आपको सॉल्व कराएंगे आपका इंग्लिश का पेपर, ये चेक करना चाहेंगे कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चे, आप मैच कराओ अपने आंसर को। कह रहा है कि विच इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच क्वाइट। क्वाइट वर्ड जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में जो क्वाइट वर्ड है वो क्या है। वैसे आप बताओ क्वाइट का मतलब क्या होता है, चुप होना, शांत होना। और यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। तो भाई शांत होना किसी को करा रहे हैं तो इसका मतलब है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इस वाक्य में एडवर्ब जो है वो राइट आंसर है। तो जितने बच्चों ने ना ऑप्शन बी लगाया है क्वेश्चन संख्या 26 का, उनका बिल्कुल क्या है, सही है। कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है बच्चे। इसी प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स ही फेल टू विन द रेस। डिस्पाइट हिज एफर्ट ही फेल टू विन, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच डिस्पाइट। यानी इस वाक्य में जो डिस्पाइट वर्ड है वो इस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है या फिर इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो बच्चे हैं वो है आपका प्रीपोजिशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन इसलिए है कि वो कहना चाहता है कि डिस्पाइट हिज एफर्ट, यानी अपने प्रयत्न के बाद भी ही फेल्ड टू विन रेस, यानी रेस को जीतने में क्या हो गया, क्या नाम है, फेल हो गया। मेहनत तो किया, एफर्ट्स तो किया, पर फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सेंटेंस यूजेज अ लिंकिंग वर्ब। यानी इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब कौन सा है, आपसे ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, द सॉप टेस्टेड डिलीशियस, द सूप है, सॉप नहीं बाबू, सूप पढ़ते इसे। ही इज रनिंग फास्ट, दे रॉट ए लेटर। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की बात कर रहा है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे ऑप्शन सी लगाए हैं उन सब का क्या है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 29 की तरफ। ध्यान से सब लोग देखेंगे क्या है 29 में, देखो
देखो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी इज गुड डॉट 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 मैथमेटिक्स। तो इसमें बहुत सारे बच्चे इन मारे होंगे जो कि गलत है। इसमें आपका सही है एट। सी इज गुड एट मैथ, यानी उसको गणित में बहुत अच्छा। यहाँ पे एट का मत यूज किया जाएगा। ठीक है बच्चे। ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू एक्टिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, जबकि ये खुद पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द मैच विल हैव बीन वन बाय आवर टीम। तो इसका जो पैसिव होगा वो पहला ही हो जाएगा, आवर टीम विल विन द मैच, हमारा टीम मैच जीतेगा। तो इसका जो पैसिव वॉइस बन जाएगा विल हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हो रूल, उसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेचुलेसन, अगर आपने 30 नंबर का आपने क्या नाम है, यहाँ पे सेकंड आंसर होना चाहिए बच्चे। रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकंड आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका बी होना चाहिए, आवर टीम हैज़ बीन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ विल हैव बीन प्रयोग हुआ है, तो सिंपल सा बात है हैज़ बीन होना चाहिए, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद 31 की तरफ बढ़ जाते हैं। 31 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 31 कह रहा है ही आस्क्ड डिड यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। उसने पूछा कि क्या तुमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड इफ आई हैड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इसमें ए और बी दोनों सेम ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें दोनों सेम ऑप्शन है, तो दोनों आंसर सही है। इस पर आप विवाद नहीं करेंगे, हो सकता है कि सब बच्चों को पूरा का पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, इस पे मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, बाकी आपके कोचिंग में बताया गया होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया होगा तो इसमें राइट आंसर आपको बता दिया होगा कि कौन सा माना जाएगा, अतिरिक्त नंबर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, ये आपको पेपर के दौरान बताया गया होगा। ठीक है बच्चे, तो इसमें ए और बी दोनों सेम टू सेम है, इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि दोनों सेम टू सेम नहीं, इसमें हैड का प्रयोग किया है तो इसलिए सही है। ठीक है, यहाँ पे ये सेम लग रहा है। चलो, हालांकि आपका ऑप्शन ए ही सही है। ठीक, सेम तो कुछ भी नहीं है मुझे लगता है, बस मैंने नोटिस करके बिना आपको बता दिया। चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। नीचे दिए गए अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको चुनना है, यानी इसमें चुनना है कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, जहाँ पर फीलिंग्स की बात की जाती है, जहाँ भावनात्मक बात आती है। तो ऑप्शन में क्या है, हैप्पीनेस, टेबल, चेयर, विंडो। तो मेरे प्यारे बच्चे, टेबल, चेयर, विंडो, चेयर, टेबल, ये सभी छोड़ दिया जाए तो आपका जो हैप्पीनेस है, यही तो भाव प्रकट कर रहा है। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुशियाँ, तो जिसे हम पकड़ नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 32। इसी प्रकार से 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 33 नंबर क्या कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नाइदर सर्च नॉर डेविड, सर्च नहीं लिखा है, शराह लिखा है, शराह। नाइदर शराह नॉर डेविड, ना तो शराह और न ही डेविड ब्रॉट डॉट 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 होमवर्क टू क्लास। तो क्या हो जाएगा, ब्रॉट डॉट डॉट टू देयर, देयर हो जाएगा कि देयर माने उनके। ठीक है, उन्होंने अपने क्लास का काम नहीं किया, यानी न तो डेविड ने किया और न ही शराह ने किया। तो जितने बच्चे 33 का फर्स्ट लगाए हैं उनका बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, ऐसे ही 34 नंबर देख लो। व्हाट इज द एंटोनिम वर्ड ऑफ द जेनरस। तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटोनिम मतलब होता है विलोम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम, यानी विपरार्थक शब्द आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका विपरार्थक शब्द आपको बताना है, काइंड, सेल्फिश, फ्रेंडली, और इसके बाद एक ऑप्शन है ऑनेस्ट। ठीक है, ये क्या है, ऑनेस्ट। तो सब लोग पहले ये जानो कि आप जेनरस का मतलब क्या होता है। जेनरस का मतलब क्या होता है, जेनरस का मतलब होता है उदार या उदारता। ठीक है, जेनरस का मतलब क्या होता है, उदार यानी दयालु, जो हर किसी पर दया करे। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सेल्फिश, जो क्या हो, सेल्फिश हो जाएगा। सेल्फिश का मतलब क्या होता है, जो केवल अपने काम से मतलब रखता हो। ठीक है, अपने काम से मतलब जिसको अपना ही सब कुछ दिखाई पड़े, दुनिया गई तेल लेने, उसको कहा जाता है सेल्फिश। ठीक है, इस प्रकार से 34 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम बढ़ जाते हैं 35 की तरफ। तो यहाँ पर आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बच्चों। एक मिनट,
ये है आपका 35। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक, लाइन वाइज लाइन हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोनिम फॉर द वर्ड्स इलेटेड। क्या कह रहा है, इलेटेड वर्ड्स के लिए साइनोनिम बताना है। तो इलेटेड मतलब होता क्या है, पहले ये समझो, इलेटेड मतलब होता क्या है। इलेटेड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खुश होता है ना उसे कहा जाता है इलेटेड। जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है उसे क्या कहा जाता है, इलेटेड। तो सिंपल सा बात है, इसका साइनोनिम आप ढूंढ लो। तो बहुत ज़्यादा सैड तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। एंग्री मतलब भी गुस्सा होता है। टायर्ड मतलब थका हुआ होता है। हाँ, हम जानते हैं कि जॉय मतलब खुशी होता है, और जॉयफुल मतलब जब बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। क्लियर है बॉस। ऐसे ही 36 का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर होमोफोन्स। यानी इसमें आपको ये देखना है कौन सा होमोफोन्स का पेयर बिल्कुल क्या है, बढ़िया है या सही है। ठीक है, राइट राइट, बेयर बियर, पेयर पियर, ऑल ऑफ अबाव। तो यहाँ पे लगभग लगभग सब सही है। क्यों? क्योंकि राइट का मतलब भी होता है, राइट का मतलब होता है लिखना, और राइट का मतलब होता है सही, दोनों का अर्थ निकल रहा है। बेयर मतलब होता है नंगा पांव, और बियर BEAR जो पीते हैं, समझते हो ना। हाँ, पेयर मतलब होता है जोड़ा, और पियर मतलब क्या होता है, क्या नाम है, जो खजूर होते हैं वो होता है, खजूर की तरह होता है, मुझे नाम उसका नहीं याद आ रहा बाबू। तो वो पियर्स मतलब होता है। ठीक, हाँ याद आ गया, पियर्स मतलब होता है नाशपाती। ठीक है, पियर। आगे है ऑल ऑफ अबाउ, यानी इनमें से सभी। तो 36 का जितने बच्चे डी लगाए हैं बिल्कुल सही है। होमोफोन्स का मतलब होता है शब्दों में सूक्ष्मांतर। ठीक है, यानी दोनों शब्द में बहुत छोटा सा अंतर होगा, तो वही यहाँ पर डिफरेंट है। स्पेलिंग वर्ड्स अलग हैं, स्पेलिंग लेटर अलग हैं, बाकी इनके जो अर्थ है वो भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं। ऐसे ही 37 नंबर को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, ए पर्सन हु स्टडी स्टार, वह व्यक्ति जो तारों नक्षत्रों ग्रहों का अध्ययन करता है, तारों नक्षत्रों ग्रहों को पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो क्या है एस्ट्रोलॉजी, इसमें एस्ट्रोनॉमर दिया है, हाँ बिल्कुल सही है। जियोलॉजिस्ट, क्या लिखा है, मेट्रोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमर ये नाम से पुकारा जाता है वो व्यक्ति जो किसी तारे ग्रह उपग्रह के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो 37 का बी जिनका सही है, कॉन्ग्रेचुलेसन। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड्स एक्सपेंड। एक्सपेंड के लिए आपको करेक्ट क्या नाम है, साइन एंटोनिम चुनना है। तो इसका हो जाएगा रिड्यूस। एक्सपेंड का मतलब होता है वृद्धि, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, वृद्धि या बढ़ना। ठीक है, और सब जानते हैं इंक्रीज मतलब भी बढ़ना होता है, एक्सटेंड मतलब भी बढ़ना होता है, ग्रो मतलब भी बढ़ना होता है। तो ये तो इन तीनों क्या हो गए, इसके साइनोनिम्स हो गए। लेकिन हमसे पेपर में पूछ रहा है कि सर इसका एंटोनिम बताओ, तो एंटोनिम हो जाएगा रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है कम होना या फिर कमजोर होना। ठीक है, यहाँ पे कम हो जाना हो जाएगा। तो बढ़ने का उल्टा क्या होता है, कम होना। तो 38 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने लगाया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन। ऐसे ही 39 को देख लो ध्यान से बच्चे, फिर 40 को देख लेते हैं। इस तरीके से आपका इंग्लिश हो जाएगा पूरा। तो 39 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर द सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, ही डॉट 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 फिनिश हिज वर्क बिफोर आई अराइव्ड। तो हो जाएगा ही हैड फिनिश्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले वो अपना कार्य कर चुका था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास इन द सेंटेंस, यानी इसमें कौन सा क्लास यूज किया गया है। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मैं तुम्हें फोन करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हें फोन करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। तो बाबा इसमें इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है तो वहां पे हो जाता है इंडिपेंडेंट क्लास। कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा, कब करूंगा, जब पहुंच जाऊंगा। तो जब पहुंच जाएगा तो वो वाला सेंटेंस इस सेंटेंस पर निर्भर है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्या नाम है, क्लास। तो आई होप कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। मैथ, साइंस, इंग्लिश।
अब आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है, ताकि अंदाज़ा लग जाए कि आप में कौन सा बच्चा फर्स्ट आने के चांसेस में है। तो मिलते हैं अगले दिन नए जोश, नए उत्साह, नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो बच्चे तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, सीखने की दुनिया शॉर्ट में SKD नामक एक चैनल है जिस पे बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाई जाती, पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आई होप कि सब लोगों को अच्छे समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।